Welcome to VD Learning Academy. Welcome to the lectures of E-Provident Fund, that is Employee Provident Fund Act 1952. So आपका वेलकम करता हूँ VD Learning Academy में. So ये जो लेक्चर्स होंगे वो प्रोविडेंट फंड एक्ट से रिलेटेड होंगे. एंटायरली ये सेक्शंस में ये पर्टिकुलर सेशंस में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ एज ऑफ नाउ, देन विल डिस्कस इन डिटेल. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, जो पहला चीज है हम देखने वाले हैं अबाउट एन एप्लीकेबिलिटी, कि ये एक्ट क्यों आया, ये कैसे वर्क करता है पूरी तरह से, इस पे कैलकुलेशन कैसा होता है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कब करेगा, कब उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, प्लस यूएएन नंबर क्या है, उसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स है पीएफ विड्रॉ करने के लिए, प्लस एज वेल एज अगर आप एम्प्लॉयर हो, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपको पीएफ मैनेज करना है, पीएफ कैसे पे किया जाता है, ऑनलाइन पीएफ के रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस क्या है, वो भी हम ब्रीफ में देखेंगे. So we are going to cover entirely 3 hours of EPF, that is Employee Provident Fund Act 1952. So let's start and let's begin with that. Okay, so सबसे पहले हम देखते हैं कि EPF क्या है, what is EPF. So about EPF, that was Employee Provident Fund, is established in the year 1952, and hence the act is named as EPF, Employees Provident Fund Act and Miscellaneous Provision Act 1952, with the extent of whole of India except Jammu and Kashmir. यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में EPF के कानून लागू नहीं होता है. EPF खाली इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. यस, इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बट for the taxation of EPF Act, the Jammu Kashmir is excluded. वहां पर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता. देन अब ये है क्या एक्चुअल में, ये क्यों लाया गया? तो जैसे 1948 में कंट्री में इंडिपेंडेंस है, 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद 1948 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में सोचा गया. लोगों ने सोचा कि 1948 में कि बहुत सारा चीजें उन्होंने लॉज एंड रेगुलेशंस को लाना चाहिए. सो इंडिया में धीरे धीरे फैक्ट्री सेटअप किए, 1950 तक बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप किए. अब वहां पर लोग जो एम्प्लॉयज होते थे, उनका फ्यूचर के बारे में सोचा गया कि एम्प्लॉयज आज तो काम कर रहे हैं हमारे फैक्ट्री में, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसके बाद क्या, जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनके पास एक कॉर्पस होना चाहिए, यानी कि उनकी आगे की जिंदगी बिताने के लिए उनके पास कुछ पैसा होना चाहिए. सो पैसा आएगा कहाँ से? सो पैसा उनके ही सैलरी में से हर महीने वो डिडक्ट होगा, वो हर महीने उनके सैलरी से कंट्रीब्यूट किया जाएगा, वो पैसा उनका ही होगा, एम्प्लॉई का ही होगा. एम्प्लॉई को वो पैसा हर महीने कंट्रीब्यूट करना है. तो एम्प्लॉय जितना करता है उतना एम्प्लॉयर भी करता है. यानी कि समझो अगर मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरे सैलरी में से पीएफ काटा जाता है, डिडक्ट किया जाता है, तो मेरा ही एक अकाउंट होता है, पीएफ अकाउंट होता है, जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है. तो गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, मेरे नाम पर ही होता है, वो पैसा वहीं जमा होता है. तो इट्स लाइक अ सेविंग बैंक अकाउंट, एक टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट है. वहां पर विड्रॉल का थोड़ा सा लिमिट्स है. सो विड्रॉल के क्या लिमिट्स है वो सारी चीजें हम आगे के सेशंस में देखेंगे. सो मैं एज ए एम्प्लॉय अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूं तो वो मैं उतना कंट्रीब्यूट करूंगा हर महीने, उतना ही एम्प्लॉयर उसके एंड से कंट्रीब्यूट करेगा. सो इससे फायदा क्या है? आपका तो सेविंग हो ही रहा है, बट आपके सेविंग को और पुश करने के लिए एम्प्लॉयर भी अपने जेब से आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगा. सो मेरे लिए मेरा एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जितना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टुवर्ड्स माय फंड. सो दिस इज मेंटेन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है. सो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मेड बाय बोथ, यानी कि मैं भी करता हूँ, एम्प्लॉयर भी करता है. तो अभी मैं एज ए एम्प्लॉई के एंगल से आपको बात करूंगा. जब एम्प्लॉयर का बात आएगा तब आई विल नोटिफाई यू. सो मैंने जितना कंट्रीब्यूट किया उतना मेरा एम्प्लॉयर करेगा. प्लस हर साल गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है वो हमारे सेविंग्स के ऊपर, और वो सेविंग्स जो भी होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है. वो इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. सो इट्स अराउंड 7 to 9%. सो पहले काफी ज्यादा था ओवर द इयर्स, बट ओवर द इयर्स वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया. अभी वापस थोड़ा सा उसको इंक्रीज किया गया टू फॉर द मोटिवेशन ऑफ द सेविंग पर्पस. सो 2018 में मेजर चेंजेस हुए हैं ये कानून के अंदर. सो वो सारा चीजें मैंने इसके अंदर कवर किया है. ओके, सो ये पैसा कहाँ पे काम आता है? आपके रिटायरमेंट पे. जब आप रिटायर हो जाओगे, एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाएगा तब वो रिटायरमेंट पर्पस उसको यूज कर सकता है.
सो उसके सर्वाइवल के लिए या उसके कॉर्पस के लिए, यानी कि आराम से जिंदगी जीने के लिए ये कॉर्पस प्रोविडेंट फंड का ये कंसेप्ट लाया गया था 1952 के अंदर। क्योंकि 1950 में फैक्ट्री सेटअप हो चुके थे हमारे कंट्री में, उसके बाद लोगों को पता नहीं था कि पैसा तो आ रहा है तो उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे सेव किया जाए। तो उसके लिए ये एक पर्टिकुलरली एक्ट लाया गया। और अब क्या ये कब एप्लीकेबल है, कैसे एप्लीकेबल है, लेट्स सी। ओके, सो अब ये एप्लीकेबल है एवरी फैक्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जितनी फैक्ट्रीज है और जितने भी एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि जितने भी ऑफिसेज है, वेदर वो ट्रेडिंग का काम होता है, सर्विस का काम होता है, कोई भी काम होता है, सभी जगह पे ये एप्लीकेबल होगा। बट सभी फैक्ट्रीज और सभी एस्टैब्लिशमेंट को एप्लीकेबल नहीं है। वही एस्टैब्लिशमेंट को पीएफ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैं एम्प्लॉयर हूं, तो अभी मुझे मेरे एम्प्लॉइज के लिए अगर पीएफ के रूल्स को लागू करना है तो मेरा मिनिमम स्ट्रेंथ 20 एम्प्लॉइज। सो एम्प्लॉइंग मोर देन 20 और मोर एम्प्लॉइज इन अ सिंगल डे ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल अगर मेरे एम्प्लॉय का जो काउंट है, हेड काउंट है, अगर 20 से एक्सीड हो जाता है, यानी कि 20 से ज्यादा हो जाता है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को पीएफ नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। सर उसके पहले क्या हम पीएफ नंबर ले सकते हैं अगर 20 एम्प्लॉइज के पहले? यस, ऑब्वियसली ले सकते हैं, उसके लिए कोई गवर्नमेंट ने रोका नहीं है। बट 20 के बाद आपको कंपलसरी लेना ही लेना है, सारे एम्प्लॉइज का पीएफ काटना है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना, उतना ही एम्प्लॉयर को भी खुद को कंट्रीब्यूट करना है। तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कंपलसरी एप्लीकेबल नहीं है। अब सवाल इस तरह से भी आएगा, एक साल में समझो 20 क्रॉस हो गए, अगले साल में 19 हो गए, 18 हो गए, तो भी वो लागू होगा। वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल। तो कोई भी लॉ होता है हमारे कंट्री में, एक बार लागू हो गया, यूजुअली जो टैक्सेशन के कानून है, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, इवन द एम्प्लॉय नंबर फॉल्स बिलो 20, यानी कि 20 से भी अगर कम एम्प्लॉयज हो जाते हैं तो भी आपको ये आपको कानून को कंटिन्यू करना होगा, तो भी इसके प्रोविजंस है वो लागू कंटिन्यू हो जाएंगे। ओके ना, कंपोनेंट ऑफ द ईपीएफ, जो आपके सैलरी से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट डिडक्ट होता है, तब उसका बाइफर्केशन क्या है, वो किस तरह से इन्वेस्ट होता है। द कंपोनेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, फर्स्ट इज ईपीएफ इन्वेस्टमेंट, यानी प्योरली वो प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। देन ईपीएस, दैट इज एम्प्लॉय पेंशन फंड, यानी कि एम्प्लॉय पेंशन फंड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हिस्सा जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हो वो तो प्योरली आपका रिटायरमेंट होगा, तब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। बट उसके बाद एक और एक अमाउंट वहां पे गवर्नमेंट के पास बचा होता है, वहां से आपको हर महीने पेंशन आएगा। सो ईपीएस दैट इज एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ओके, देन ईडीएल दैट इज एम्प्लॉयज लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि एम्प्लॉयज को अगर कुछ हो जाता है, जो एम्प्लॉयज जो ईपीएफ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको फैमिली को कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है। तो कितना अमाउंट मिलता है, क्या अमाउंट मिलता है, वो हम देखेंगे लेटर ऑन। सो जो भी आपके सैलरी से एज अ पीएफ के फॉर्म में डिडक्ट होता है, शायद आपको पता होगा कि 12% है समथिंग, तो वो 12% का इस तरह से बाइफर्गेशन होता है। तो कुछ पोर्शन ईपीएफ में जाता है, जो आप आपके रिटायरमेंट पे एक साथ आपको बड़ा लमसम अमाउंट आएगा। एक अमाउंट जो गवर्नमेंट होल्ड करेगी, उससे ही आपको हर महीने पेंशन देगी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है कि ये पेंशन अमाउंट को भी आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हो, एट जैसे अभी ये आप विड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों का आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हो। एक ईडीएलआई में जाता है पैसा, जो आपको अगर कुछ हो जाता है, हेल्थ आपका लाइफ चले जाता है, तो आपके फैमिली को कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, तो वो पर्टिकुलर एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर भी जाता है। तो लेट्स सी, तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। अब मैं आपको फिगर्स वाइज बता देता हूँ कि एक पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेंगे और उसके अंदर देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसा होता है। तो एज ए एम्प्लॉयर, एज अ पेरोल असिस्टेंट, एज अ एचआर असिस्टेंट, या आपको एज ए एम्प्लॉय खुद भी जानना है कि आपका पीएफ अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो ये सभी लोगों के लिए यूजफुल है। सो एक बेसिक सैलरी होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पे स्केल होता है, बेसिक पे स्केल होता है, उसके हिसाब से आपको सैलरी दिया जाता है। सो सपोज यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक एम्प्लॉई है जिसका जिसका सैलरी है 8,000 रुपया बेसिक पे, प्लस उसको डीए मिलता है, दैट इज डियरनेस अलाउंसेस, वो यूजुअली गवर्नमेंट कंपनीज को दिया जाता है। उसके साथ साथ एचआरए भी एज अ सैलरी कंपोनेंट दिया जाता है। ये परसेंटेज वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सो 4,000 वो हो गया, अदर अलाउंसेस एंड मोबाइल अलाउंसेस, इंटरनेट अलाउंसेस एक्सेट्रा। तो ये सब मिलकर जो ग्रॉस सैलरी है ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, वो है 18,600। 18,600 is the particular amount. Okay, now अब जो है, जो बेसिक प्लस डीए है उसको ऐड करना है और उसका 12% हम निकालेंगे। सो ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। तो सपोज आप कहीं पे काम कर रहे हो, तो आपके सैलरी में से
ये पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होगा, दैट इज 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। सो बेसिक प्लस डीए को ऐड करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 8,000 प्लस 4,000 इंटू 12%, दैट इज 1440, यानी कि 1,440 रुपीज इज द अमाउंट। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल डिडक्शन, 12% टोटल डिडक्शन होता है। बट इसमें से जो 8.33 है, यानी कि 1440 का, यानी कि 1440 रुपीज का 833 परसेंटेज वो जाएगा ईपीएफ में, यानी कि प्रोविडेंट फंड, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट में जाएगा। और जो पेंशन के लिए जाएगा 3.67, सो वो होता है 440 रुपीज। सो जो 1440 रुपया है उसमें से 1000 रुपया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो पेंशन के लिए जो एलोकेट होगा 440 रुपया होगा। सो अगर कोई कंपनी में डीए नहीं है तो आपको वहां पे डीए को 0 कंसीडर करना है और बेसिक का ही आप डायरेक्टली 12% कैलकुलेट करेंगे। सो वेरी सिंपल, बेसिक प्लस डीए को ऐड करना है, उसका 12% होगा, वो आपके सैलरी से डिडक्ट होगा। बट जब उसका पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को एज ए एम्प्लॉय, तो उसको आपको डिफरेंट हेड में पे करना है। जो 8.33 है वो ईपीएफ में डालोगे, एंड 3.67 है वो पेंशन फंड में जाएगा। ये तो हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, नाउ यही सेम एग्जांपल को अब एम्प्लॉयर का क्या इसमें रोल है, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, लेट्स सी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर सेम वे में कैलकुलेशन, सेम सैलरी स्ट्रक्चर लिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन इसमें से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, एम्प्लॉयर को थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना होगा, दैट इज 13.61। अब ये 13.61 का क्या बाइफर्गेशन है, लेट्स सी। सो वही तरीके से हम ऐड करेंगे, बेसिक प्लस डीए को ऐड करेंगे, उसका 13.16 अलग से निकाल के रखेंगे, वो एम्प्लॉयर अपने जेब से भरेगा। सो दैट इज 1633। सो आपने कितना भरा, 1440, एम्प्लॉयर कितना भरेगा, 1633। ठीक है, अगर इसमें से आपके खाते में कितना पैसा जाता है, लेट्स सी। सो आपके खाते में जो जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी 1,440 रुपीज। तो ये दो जो पैसा है आपके खाते में जाएगा, सेम वे में जितना आपने किया है उतना ही एम्प्लॉयर करेगा, 8.33 एंड 3.67। ओके, बट ये जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, ये जो 1.61 पैसा है, ये जाता है टुवर्ड्स द एडमिन चार्जेस। ओके, टुवर्ड्स द एडमिन चार्जेस, यानी कि जो गवर्नमेंट को ये पीएफ फंड मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं, ये सब सारा आपका फंड्स मैनेज करता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये पैसा जो सैलरी देना है, पोर्टल मेंटेन करना है, सब कुछ हर एक का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, जो फाइलिंग प्रोसेस है उसको मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट अलग से एडमिन चार्ज लेती है, और वो एडमिन चार्ज एम्प्लॉयर को भरना होता है। ओके, देन कम्स पेंशन फंड। ओके, पेंशन वेजेस। सो काफी लोगों को काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काफी लोगों को वेजेस मिलते हैं, तो उनको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप खुद से। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैरिटी है, तो ये कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है, तो आपको करने की कुछ उसमें जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयर का जो पार्ट है 1633 आपके सैलरी का पार्ट आप अपने जेब से डालेगा, एंड 8.33 आपके पेंशन फंड में जाएगा, 3.67 आपके सॉरी 8.33 दैट इज 1000 रुपीज वो पीएफ में जाएगा, एंड 3.67 है दैट इज 440 रुपीज, that will go under EPS. Okay, so this way is an entire calculation. So into this small glimpse of Provident Fund, so we saw about the details about the Provident Fund Act कि क्यों आया गया, कब लाया गया, कहाँ पे एप्लीकेबल है, कितने ऑर्गेनाइजेशंस को एप्लीकेबल है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, यानी कि 20 से ज्यादा कर्मचारी है, उनको पीएफ में रजिस्ट्रेशन करना वो ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी हो जाएगा। अगर 20 से कम है तो भी कर सकते हो, अगर 20 को एक्सीड हो गया एक बार तो आपको लेना है कंपलसरी, बट 20 से कम हो जाता है फ्यूचर में तो भी वो आपको कंटिन्यू करना है। देन वी सॉ की कंपोनेंट ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई। सो इस तरह से ये तीन बाइफर्गेशन होता है, एंड देन कम्स फाइनली हमने देखा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। सो दिस वाज कैलकुलेशन। ओके, ये कैलकुलेशन था जहां पे बेसिक सैलरी 15,000 के नीचे था। अगर गौर से देखोगे तो एग्जांपल लिया था 8,000 का, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी 15,000 के नीचे है। अगर बेसिक सैलरी, तो बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस सैलरी, बट अगर फ्यूचर में
यानी 15,000 के ऊपर है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एज वेल एज वी विल ऑल्सो सी ऑल द अदर डिटेल्स विच वॉज मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. So thank you, and that's a goodbye from VD Learning Academy. See you into the session 2.